मोअज़्ज़ज़ अरकान, जनाब स्पीकर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इरशाद रब्बानी है, इंजीर और जैतून की कसम है और तूर सीना की और उस शहर मक्का की जो अमन वाला है। बेशक हमने इंसान को बड़े उम्दा अंदाज में पैदा किया है, फिर हमने उसे सबसे नीचे फेंक दिया। मगर जो ईमान लाए और नेक काम किए सो उनके लिए तो बेइंतहा बदला है। फिर उसके बाद आपको क़यामत के मामले में कौन जुटला सकता है? क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है? ज़रूर है। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मन सतरा मुस्लिमन सतरहुल्लाहु यौमल क़ियामह। जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। सही वल बुखारी। नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कैफियत भी बारहा मुझ पे गुज़र गई। ये कैफियत भी बारहा मुझ पे गुज़र गई। था जलवाए हुज़ूर जहाँ तक नजर गई। था जलवाए हुज़ूर पाए रसूल पाक पर है मेरा सर झुका हुआ। ऐसे में अजल तू कहाँ जाके मर गई। ऐसे में अजल आँखों ने खुद में अपने मदीना समो लिया। छोटी सी चीज कितना बड़ा काम कर गई। था जलवाए हुजूर जहाँ तक नजर गई।
Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Leave applications. Umar Farooq Saab is requested for grant of leave for 25th and 26th June. Is leave granted? Granted. Sheikh Waqas Akram Saab is requested for grant of leave for 20th and 21st June. Is leave granted? Granted. Muhammad Muazzam Ali Khan Malik Saab has requested for grant of leave for 20th and 23rd June. Is leave granted? Granted. Muhammad Saadullah has requested for grant of leave for 24th June. Is leave granted? Granted. Sayyid Samiullah Saab has requested for grant of leave from 20th to 24th June. Is leave granted? Granted. Sayyid Tariq Hussain Saab has requested for grant of leave for 12th June. Is leave granted? Granted. Nadeem Abbas Saab has requested for grant of leave from 20th to 22nd June. Is leave granted? Granted. Hafizur Rahman Khan Dareshak Saab has requested for grant of leave from 20th to 22nd June. Is leave granted? Granted. Jamshed Ahmed has requested for grant of leave from 25th June till conclusion of the session. Is leave granted? Granted. Saad Wasim has requested for grant of leave for the whole current session. Is leave granted? Granted. जी फर्दर डिस्कशन के लिए आमिर डोगर साहब आपने रिक्वेस्ट की थी. जी आमिर डोगर साहब. शुक्रिया जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया आज आपने मुझे बजट पे बात करने का मौका दिया. वैसे तो जनाब स्पीकर आप सब जानते हैं कि ये बजट ना हुकूमती बेंचों में से किसी एक शख्स ने इसको डिफेंड किया और ना ही कौम में स्पेशली वो स्टेक्स होल्डर जो हमारी ताजर तंजीमें हैं, जो हमारी ट्रेड यूनियनें हैं, जो हमारी फेडरेशंस हैं, सब सरापा एहतजाज हैं कि ये बजट जो IMF का डिक्टेट किया हुआ बजट है, इसमें सिवाय टैक्सेस प्लस टैक्सेस के अलावा कुछ नहीं. हत्ता कि जनाब स्पीकर हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के ज़ेर इस्तेमाल तमाम सेल्स टैक्स पर तेज़ी से जो शरह में इजाफ़ा किया गया है और बिलखसूस दूध और स्टेशनरी पर भी सेल्स टैक्स में ख़ासा इजाफ़ा किया गया है. तो मेरी गुजारिश होगी, अभी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं आए, कि वाइंडिंग अप स्पीच में वो ज़रूर दूध और स्टेशनरी पे जो सेल्स टैक्स में इजाफ़ा किया गया है उसकी शरह में कमी करेंगे. इसके अलावा जनाब स्पीकर जो मुलाजम पेशा लोग हैं उनकी ग्रेड वाइज स्पेशली प्राइवेट सेक्टर का जो मुलाजम है, जो टैक्सेस लगाए गए हैं, ये भी बड़ा जुल्म है और ये मौका फ़राहम किया है हुकूमत ने कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं वो करप्शन करें. तो इसमें
ना किसी आम आदमी को रिलीफ दिया गया है, ना इसमें कारोबारी किसी तबके को रिलीफ दिया गया है। हत्ता कि पहली बार हुआ है कि इम्पोर्टेड पर भी टैक्स लगा दिया। इम्पोर्टर जो होता है, जो कीमती ज़र मुबादला बाहर से आपके मुल्क के लिए, एक्सपोर्टर जो है जो लाता है, और इंडस्ट्री के ऊपर जो फिक्स टैक्स लगाया गया है और स्पेशली जो बिजली के बिलों पर टैक्स लगाया गया है, तो वो जो एक प्रोडक्शन कास्ट एक्सपोर्टर की इतनी आ जाएगी कि वो दुनिया के बाकी ममालिक के साथ, जिस तरह बांग्लादेश है या वियतनाम है या बाकी ममालिक जो इस खित्ते में हमारे कॉम्पिटिटर हैं, वो उनके साथ कम्पीट ही नहीं कर सकेगा। और बिलखसूस जो टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो जाएगी। हमारे दौर में, इमरान खान के दौर में, आप जानते हैं जनाब स्पीकर, कोविड के बावजूद इंडस्ट्री के लिए स्पेशल पैकेज दिया गया, इंडस्ट्री चली, और ना सिर्फ चली बल्कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियल शहरों में स्किल लेबर में कमी आई और उससे ग्रोथ रेट बढ़ी, हमारा जीडीपी बढ़ा। और अब पिछले 22 महीनों से जो तसलसल है पीडीएम हुकूमत का 1 और 2, इंडस्ट्री भी ज़ुबान हाली का शिकार है और इंडस्ट्री पे ये मुआशी कत्ल है। इसी तरह जनाब, एक तरफ तो बिजली पूरे पाकिस्तान में 12-12 घंटे से ज़ायद उसकी लोड शेडिंग है, और दूसरा आप और हम तमाम जनाब स्पीकर 13 तरह के टैक्स एक बिजली के बिल में हम अदा करते हैं, 13 टैक्स। और उसके बाद जो फिक्स टैक्स लगा दिया गया है, यह भी बड़ा जुल्म और ज़्यादती है, जो इंडस्ट्री पर भी और कमर्शियल और घरेलू सार्फिन पर भी। मैं ये चाहूँगा कि इस फिक्स टैक्स को भी ख़त्म किया जाए। मेरा हल्का मुल्तान शहर पावर लूम्स का हब है, जिस तरह गुजरांवाला पावर लूम्स हैं, फैसलाबाद में पावर लूम्स हैं। जनाब स्पीकर, पावर लूम्स का सनत जो 1995 के बाद 2018-19 में इमरान खान के दौर में, पीटीआई के दौर में दोबारा चली, न सिर्फ चली बल्कि पावर लूम्स ने रिकॉर्ड जो है वो बिज़नेस किया, घरेलू सनतों को फ़रोग़ मिला, आम छोटा आदमी जो घर में बैठा छोटे सरमाए से काम करता था उसको रोज़गार मिला। तो जनाब, और फिर हमने उनको बिजली की मद में भी स्पेशल पैकेज दिया और रिफंड्स भी दिए उनको, और उसमें भी उनको सालाना रिटर्न पे रिफ़ंड दिए। तो जनाब, आज जब पावर लूम्स तोल के हिसाब से, केजी के हिसाब से स्क्रैप में मुल्तान और गुजरांवाला और फैसलाबाद में बेची जा रही हैं, तो सर उन लोगों के साथ ना सिर्फ माशी कत्ल हो रहा है, उनके चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, और पावर लूम्स की घरेलू सनतें जो होम इंडस्ट्री है वो तबाह बर्बाद हो रही है। इस तरह जनाब स्पीकर, जनूबी पंजाब जो एक पसमानदा खित्ता है, जनूबी पंजाब के लोगों की एहसास महरूमी के लिए पहली बार इमरान खान ने उनको एक शनाख्त दी और जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया गया, और 13 सूबाई सेक्रेटरीज़ को रूल्स ऑफ बिज़नेस में तरमीम करके ख़ुद मुख्तियारी के साथ वहाँ बिठाया, जिनमें 7 सेक्रेटरी भावलपुर में बैठे, बाकी मुल्तान में बैठे। और ना सिर्फ ये बल्कि पुलिस के महकमे को भी डेवोल्यूशन के तहत एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब बैठाया, और फिर एक खतीर रकम से जो तकरीबन अब मुकम्मल हो चुका है, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट 7 अरब से जनाब उसको भी मुकम्मल करवाया, और तकरीबन 10 से 12 अरब रुपया लगा जो जनूबी पंजाब के सेक्रेटेरिएट और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब PMLN की हुकूमत आई है, पंजाब में CM साहिबा ने दुश्मनी जो जनूबी पंजाब के लोगों से है, जो चाहते हैं कि हम तख्ते लाहौर के कैदी बने रहें, उन्होंने ना सिर्फ जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट को सारा रोल बैक कर दिया है, बल्कि हमारा सालाना बजट जो हमने रिंग फेंस के ज़रिए 32% जनूबी पंजाब के ज़िला का किया था, उसको भी 26% कर दिया गया है। और उन 17 सूबाई जनूबी पंजाब के सेक्रेटरीज़ जो वहाँ बैठे काम कर रहे थे, डोर स्टेप पे लोगों को रिलीफ दे रहे थे, इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकली हो रही थी, उनको भी वापस बुलाकर और स्पेशल सेक्रेटरीज बना दिए हैं, और जिनके पास कोई इख्तियार नहीं। तो मैं पीपल्स पार्टी के अपने अरकान से भी ये मुतालबा करूँगा, एक ज़माने में पीपल्स पार्टी बड़ी पेश थी सराइकी सूबा के हवाले से, जनूबी पंजाब की महरूमियों के हवाले से। आज उनकी खामोशी जो है वो बड़ी महज़का खेज़ है। पीपल्स पार्टी के अरकान यहाँ बैठे हैं जो जनूबी पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं चाहूँगा कि वो इस मामले में हमारा साथ दें। तहरीक इंसाफ ने जो अमली तौर पर इस मामले को आगे बढ़ाया
और आलमोस्ट एक सूबे की शक्ल दी, लेकिन उसको रिवर्स किया जा रहा है और हमें दोबारा तख्ते लाहौर का कैदी बनाया जा रहा है। जनाब स्पीकर, मैं अपनी तकरीर को बस कुछ ही मिनट में वाइंड अप करूँगा। जनाब स्पीकर, ये सारी चीज़ें आप जितने मर्जी टैक्स लगा लें, IMF के शिकंजे में पूरी कौम को जकड़ दें, ये उस वक्त तक ये मुल्क इस गिरदाब से नहीं निकलेगा जब तक आप इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं लाएंगे। और सियासी इस्तेहकाम आएगा और तो फिर ही माशी इस्तेहकाम आएगा। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत ने पिछले 9 मई से बिलखसूस और उससे पहले जो सियासी इंतकाम की इंतहा की है और जो फस्तायत और जो गुंडागर्दी और जो हुकूमती और पुलिस पंजाब का बेदरेग इस्तेमाल है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। कल अदालत में पहली बार जनाब स्पीकर बताया गया, आप भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, एक प्रोसेस से हैं, कि 70 सालों में तहरीक इंसाफ वो पहली पार्टी है जिसके खिलाफ 1000 से ज़ायद मुकदमात दर्ज किए गए पंजाब के मुख्तलिफ थानों में झूठे और बेबुनियाद, और 5000 सियासी कारकुनों को गिरफ्तार किया गया। और अंग्रेज़ के फरंगी के बनाए हुए MPO के काले कानून के तहत जनाब स्पीकर इतनी बड़ी मिसाल सियासी इंतकाम की कहीं नहीं मिलती। और ना सिर्फ बल्कि उन पर मुकदमात बनाए गए। आज दिन तक हमारे लीडरान, हमारी खवातीन, हमारे कारकुनान जेल की कैदो बंद की सख्त अजियत वाली जेल काट रहे हैं, जिसमें हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान दलेरी के साथ जेल काट रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब, महमूद रशीद साहब, सरफराज चीमा साहब, चौधरी इजाज साहब, और हमारी खवातीन इसी हाउस की मेंबर आलिया हमजा साहबा जो MNA रही हैं, जो पार्लिमानी सेक्रेटरी थी, आज 1 साल से। आमिर साहब प्लीज। जी सर, मैं वाइंड अप कर रहा हूँ सर, मैं अपनी बात को ख़त्म करके वाइंड अप कर रहा हूँ। लेकिन आज तक इस ऐवान में खवातीन मेरी बहनें बैठी हैं, वो उनकी कुलीग थी, किसी ने आलिया हमजा की बात नहीं की कि पहले उसको लाहौर के थानों में 6 महीने फिराया गया, फिर वहाँ से जमानतें हुई, फिर मियाँ वाली, फिर सरगोदा, और आज सख्त गर्मी के अंदर गुजरांवाला में सनम जावेद को, यास्मीन राशिद को और आलिया हमजा को रखा हुआ। सर, इस तरह की फस्तायत की मिसाल तो बदतरीन मार्शलों में भी नहीं मिलती। तो इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम सर, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप इसमें अपना रोल अदा करें। और जो वो अरकान जो इस हाउस का हिस्सा थी, सेनेट के चौधरी इजाज साहब सेनेट का हिस्सा थे, उनकी रिहाई जो कि झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में है, उनकी रिहाई के लिए फिलफोर इक़दाम किए जाएँ। और जो भी कुछ कर ले जनाब स्पीकर, हमारा लीडर इमरान खान जो है वो डट कर खड़ा। जी आमिर साहब, थैंक यू। खोले माइक। सर 1 मिनट, इन तमाम मसाइल का स्पीकर साहब, इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ एक ही है कि वो इमरान खान इंशाल्लाह जब इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनकर इस कुर्सी पर आकर बैठेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा, इस मुल्क में खुशहाली आएगा। और ये जो बैसाखियों पर मुब्तला फॉर्म 47 की हुकूमत है, ये अपने घर जाएगी। तो जनाब, थैंक यू आमिर साहब, थैंक यू। जी आमिर साहब, एक शेर के साथ बात खत्म कर रहा हूँ सर। आज पूरी कौम ये कह रही है और मेरे साथी भी मेरे साथ नारा का जवाब देंगे कि कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। थैंक यू, थैंक यू। उस शाहिद उस्मान इब्राहिम साहब जी शेर सुना दें जी आमिर साहब। कि अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी चिराग सरे राह को कुछ खबर ही नहीं, अभी गिरानी शब में कमी नहीं आई, नजात दीदा व दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो कि अभी वो मंजिल नहीं आई। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। शाहिद उस्मान इब्राहिम साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं जनाब स्पीकर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। मैं अपने कायदीन मोहम्मद नवाज शरीफ, मोहम्मद शहबाज शरीफ और मैडम मरियम नवाज साहिबा का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे पार्टी टिकट से नवाजा। मैं अपने हलके की अवाम गुजरांवाला NA80 से मुंतखब हुआ हूँ, उनका भी NA80 की अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ
कि उन्होंने मुझे मुंतखब करके इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान में भेजा, जिसके लिए मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। जनाब स्पीकर, ये वही हलका है जहाँ से 3 मरतबा मेरे वालिद मोहतरम उस्मान इब्राहिम साहब मुंतखब हुए। उसके बाद इस दफ़ा उन्होंने कंटेस्ट नहीं किया तो हलके की अवाम ने मुझे मुंतखब किया। मैं बहुत मशकूर हूँ उनका। जनाब स्पीकर, बजट पर बेशुमार स्पीचेस हुई यहाँ पे। कुछ लोगों ने पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताए, कुछ लोगों ने नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए, अपनी सजेशंस भी दी यहाँ पर। लेकिन जनाब स्पीकर, मैं तस्लीम करता हूँ ये बात, ये पाकिस्तान की तारीख का एक मुश्किल तरीन बजट है और इसमें भी कोई शुबा नहीं कि इन मुश्किल हालात में इससे अच्छा बजट पेश नहीं किया जा सकता था। जनाब स्पीकर, जब करीबन 2 साल पहले पाकिस्तान अंधेरों में था, जब करीबन पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ अदम एतमाद हुआ तो रिजर्व्स करीबन 3 अरब डॉलर के करीब थे। किसी को कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जनाब स्पीकर, उस वक्त मेरी जमात की क़यादत ने फैसला किया था कि हम अपनी सियासत को कुर्बान करेंगे और रियासत को बचाएंगे। उस वक्त मेरी जमात ने यह फैसला किया था कि पाकिस्तान पे मुश्किल टाइम है, हमने पाकिस्तान को आगे बढ़ के बचाना है। और जनाब, उन्होंने आगे बढ़ के बचाया पाकिस्तान। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बात फ़ख्र से कह सकते हैं कि मेरे पार्टी के कायदीन अंत तक मेहनत और उनकी टीम ने भरपूर कोशिश के साथ पाकिस्तान को हमने डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया और पाकिस्तान को सही राह पे डाल दिया। पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल पड़ा। यहाँ पे मेरे दोस्तों ने बेशुमार बजट के बारे में नेगेटिव पॉइंट्स बताए। मैं इनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये तहम्मुल रखें। हम इंशाअल्लाह बजट जिस तरीके से पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट किया, हम इसी तरीके से इंशाअल्लाह आगे चल के पाकिस्तान को बचा के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, 2-3 पॉइंट्स पे बजट के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो ज़राअत का शोबा पाकिस्तान की बैकबोन है। हमारे जीडीपी में ज़राअत का तकरीबन 24% है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में 37.4% है। हमें अपनी 2/3 पॉपुलेशन जो है उसकी अर्निंग ज़राअत पर मुनहसर है। 3/4 एक्सपोर्ट अर्निंग ज़राअत पर मुनहसर है। हम अगर इस ज़राअत को अच्छे तरीके से मैनेज कर लें तो हम इंशाअल्लाह 200 बिलियन यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। इसी वजह से मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक्टूबर 2022 में ये एक किसान दोस्त पॉलिसी दी थी, जिसके तहत इस बजट में 5 अरब रुपए रखे गए हैं कि फाइनेंसिंग की जाएगी प्लांटर्स पे, ट्रैक्टर्स पे, हार्वेस्टर्स पे, ताकि ये इस शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रूमिंग हो। क्योंकि जनाब स्पीकर, पिछले दौर में द प्राइमरी ड्राइवर ऑफ द ग्रोथ वाज द एग्रीकल्चर, ग्रोइंग बाय अबाउट 6.3% बिकॉज ऑफ द बम्पर आउटपुट्स ऑफ वीट, कॉटन एंड राइस। तो जनाब स्पीकर, ये अगर हम इसको अच्छे तरीके से मैनेज कर लें तो ये अच्छा रेवेन्यू दे सकता है। उसके बाद जो पॉलिसीज़ मेरे कायदे मोहतरम ने रखी थी मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, उन पॉलिसीज़ का तसलसल है कि आज इन्फ्लेशन डाउन हो रही है। इन्फ्लेशन 38% से इस टाइम 11.8% पे आ गई है। पिछले साल 38% थी। तो जनाब स्पीकर, स्टॉक मार्केट नए रिकॉर्ड टाइम कर रही है पाकिस्तान की तारीख में। 78,000 पहले कभी पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज इस इंडेक्स पे ग्रूम नहीं हुई। तो ये इंशाल्लाह तहम्मुल रखें मेरे दोस्त सब, इंशाल्लाह हम इसको कवर कर लेंगे। जब जब मुश्किल टाइम आया पाकिस्तान में हमने इसको कवर किया है। तो इसके बजट के लिए जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स फाइनेंस मिनिस्टर ने बताई हैं औरंगज़ेब साहब ने, हम इंशाल्लाह उनको कवर करेंगे। फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएंगे, हम एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करेंगे। जो डिपार्टमेंट जो सफ़ेद हाथी हैं, गवर्नमेंट पे बोझ हैं, हम इंशाल्लाह उनको ख़त्म करेंगे। PWD उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे इन्फ्लेशन आने वाले दिनों में महंगाई और कम होगी और इन्फ्लेशन और कम हो जाएगा। इसके अलावा जनाब स्पीकर, मैं अपने हलके के मुतालिक भी बताना चाहता हूँ
जी मेरे एक दोस्त ने पीटीआई के गुजरांवाला से ये अपनी स्पीच में कहा कि गुजरांवाला यतीमों और लवारिस शहर है, उस शहर में हॉस्पिटल कोई नहीं है, यूनिवर्सिटी कोई नहीं। मैं जनाब स्पीकर इस फ्लोर के तवस्सुत से ये बताना चाहता हूँ यहाँ पे अरकान को कि जब जब गुजरांवाला का नाम आएगा तो मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ व मोहम्मद शहबाज शरीफ की मोहब्बत का साथ जिक्र ज़रूर होगा। गुजरांवाला में जितने मेगा प्रोजेक्ट्स लगे हैं वो मोहम्मद नवाज शरीफ और मोहम्मद शहबाज शरीफ ने लगाए हैं। करीबन ये इन्होंने कहा गुजरांवाला में कोई हॉस्पिटल नहीं, DHQ मेन हॉस्पिटल वहाँ पर मौजूद है जो करीबन काफ़ी पुराना है और वक्त के साथ साथ उसकी अपग्रेडेशन, उसकी एक्सटेंशन, ये मुस्लिम लीग नून का सेहरा है। अभी भी उसकी अपग्रेडेशन हो रही है, आउटडोर उसका जारी है। इंशाल्लाह ये 30 जून को वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगा। इसके अलावा मेरे वालिद मोहतरम उस्मान इब्राहिम साहब ने मोहम्मद नवाज शरीफ से गुजरांवाला के लिए हॉस्पिटल मंजूर कराया था 2016-17, लेकिन जनाब स्पीकर हमारी बैड लक, गुजरांवाला की बैड लक कि वो हॉस्पिटल जगह की एलोकेशन भी हो गई, लेकिन जब पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून के मैंडेट चुराया 2018 में, मुस्लिम लीग नून के मैंडेट पे शब खून मारा, तब इन्होंने वो प्रोजेक्ट बंद कर दिया कि इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत नहीं। ये पीटीआई की हुकूमत बना देती उस टाइम हॉस्पिटल। आज ये इतराज़ कर रहे हैं कि गुजरांवाला में हॉस्पिटल कोई नहीं, ये उस टाइम बना सकते थे। जी काइंडली वाइंड अप कीजिए। बस 2 मिनट स्पीकर साहब, मुझे वाइंड अप कर लेने दें। बस अगर ये बना सकते थे उस टाइम भी बना सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं बनाया। मैं गुजरांवाला की तरफ से सलाम पेश करता हूं मैडम मरियम नवाज साहिबा को कि उन्होंने इस बजट में गुजरांवाला की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला का अनाउंस कर दिया है। बहुत जल्द इंशाल्लाह उस पर काम शुरू हो जाएगा। ठीक। और इसके अलावा मैं कुछ गुजरांवाला में एक प्लीज वाइंड अप कीजिए। प्लीज़ जनाब स्पीकर, मैं 3 दिन से वेट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट दे दें आप स्पीच के लिए। 3 दिन से मैं सुबह 10-11 बजे यहाँ आके बैठ रहा हूँ और अभी सिर्फ आप कह लें कि रात को 12 बजे जा रहा हूँ जी। सिर्फ 2 मिनट। जनाब स्पीकर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आलम चौक में ट्रैफिक के फ्लो को जारी रखने के लिए वहाँ पे बेशुमार हादसात हो रहे हैं, वहाँ पे फ्लाईओवर की ज़रूरत है। जब हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर थे तो वहाँ पर संगे बुनियाद रखा गया था फ्लाईओवर का। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि उस मंसूबे को आगे बढ़ाया जाए, उसको पाया तकमील तक पहुँचाया जाए। शहर में ट्रैफिक के फ्लो में आए दिन, अंदरूनी शहर है मेरा हल्का, वहाँ पे बेहद ट्रैफिक का फ्लो है। वहाँ पे अगर ट्रैफिक को मसाइल को हल ना किया गया, आप यकीन करें हर 2 से 3 दिन बाद वहाँ पे एक्सीडेंट हो रहे हैं। वहाँ पे शहर के अंदर 2 से 3 फ्लाईओवर की ज़रूरत है। जी थैंक यू, बहुत मेहरबानी शाहिद साहब। अनवार उल हक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया जनाब स्पीकर। मौजूदा बजट के हवाले से वैसे तो बहुत सारे प्लस पॉइंट्स हैं और मैं ये बखूबी समझता हूँ कि मौजूदा नामसाइद हालात में ये बेहतरीन बजट पेश किया गया है। जब हम देखते हैं कि पिछले 4-5 साल में महंगाई की शरह, इन्फ्लेशन रेट, तो ये कभी 20% था, कभी 30% था, कभी 40% था और फिर 40+ भी हो गया। हम सोचते थे कि शायद हमारी ज़िंदगी में कभी वो वक्त आएगा जब ये 10% होगी, ये 15% होगी। लेकिन 15 जून को जब वज़ीर ख़ज़ाना साहब ने ये बजट पेश किया तो मुझे हैरानी भी हुई, मुझे खुशी भी हुई जब उन्होंने ये बताया कि मौजूदा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक आज इन्फ्लेशन रेट 11.8 है। तो मैं ये समझता हूँ कि 40% के मुकाबले में, 50% के मुकाबले में, 30% के मुकाबले में हमारी मौजूदा हुकूमत की 3-4 महीने की
ये ज़बरदस्त कारकर्दगी है, ज़बरदस्त मेहनत है, ज़बरदस्त काफ़िशें हैं जिनकी वजह से ये इन्फ्लेशन रेट इतनी जल्दी नीचे आ गया है। फिर 16 जून को पेट्रोलियम अशिया की कीमतें मज़ीद नीचे आईं और अगर 1-2 महीने में पेट्रोलियम अशिया और नीचे आ गई तो मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई की शरह है, वो 10 या सिंगल डिजिट पर आ जाएगी। और अगर ये सूरत होगी तो ये पाकिस्तान के लिए मौजूदा हुकूमत का और हमारे वज़ीर आज़म साहब और उनकी माशी टीम का एक बेहतरीन कारनामा होगा, मुआज़ा होगा और पाकिस्तानी अवाम के लिए ये एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा। इसके अलावा जनाबे वाला, मैं बतौर स्टूडेंट ऑफ इकनॉमिक्स बड़ी देर से पाकिस्तान के मुआशी हालात का जायज़ा ले रहा हूँ, इसको स्टडी कर रहा हूँ। तो मैं आज इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि 70 की दहाई में वो मुल्क जो पाकिस्तान से बहुत पीछे थे, आज वो पाकिस्तान से बहुत आगे निकल गए हैं। तो इसकी वजह क्या है? तो फिर मुझे यही नज़र आता है कि हमारे मुआशी निज़ाम में वक्त के साथ साथ कुछ खराबियाँ पैदा हो गई और 2 ख़तरनाक जिन हमारी मुआशी निज़ाम के अंदर दाखिल हो गए और इन ख़तरनाक जिन्नों की वजह से जो हमारे मुआशी मसाइल थे उनको इन ख़तरनाक जिन्नों ने खाना शुरू कर दिया, हमारी मुआशत को, हमारी इकानमी को खोखला कर दिया, जिसके नतीजे में हम टेक ऑफ नहीं कर रहे थे। तो बहरहाल वो जो मुआशी जिन हैं जिन्होंने हमें जकड़ा हुआ है, उनमें से पहला तो है हमारे ये जो IPP के एग्रीमेंट्स हैं और उनकी जो सख्त शराइत हैं, जिसके नतीजे में आज हम समझते हैं कि हमारा जो सर्कुलर डेट है वो बढ़ते बढ़ते हज़ारों अरब में चला गया है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ एक वक्त आया था कि किसी हुकूमत ने हमारे अदारों को नेशनलाइज कर लिया था, उसके बाद उनका खजाना बढ़ते 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 आज वो भी हज़ारों अरब में चला गया है। लिहाजा हमारे मुल्क की, हमारे टैक्सों से जितनी आमदन होती है वो तमाम आमदन ये 2 बड़े जिन जो हैं वो खा जाते हैं, ज़ाया कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। लिहाजा आज ये हमारी हुकूमत के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमने इन जिन्नों को कैसे बोतल में बंद करना है, कैसे कंट्रोल करना है। तो मुझे हुकूमत पाकिस्तान और जनाब नवाज शरीफ साहब से, जनाब शहबाज शरीफ साहब से, उनकी मुआशी टीम से बहुत ज़्यादा तवक्कुआत हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि वो जल्द इंशाअल्लाह इस मुआशी जिन्नों को कंट्रोल करेंगे और यूँ हमारा मुल्क मुआशी तौर पर अपने पाँव पर खड़ा हो जाएगा। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि मुल्क को तरक्की करने के लिए हमें फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की बड़ी ज़रूरत है। तो मुझे इस बात पर भी बड़ा फ़ख्र है कि हमारे वज़ीर आज़म साहब जनाब शहबाज शरीफ साहब पिछले 3-4 महीने से बड़ी मेहनत कर रहे हैं। वो तूफ़ानी दौरे कर रहे हैं, दोस्त मुल्कों में जा रहे हैं, वहाँ से बड़ी कमिटमेंट से ले रहे हैं। बहुत सारे उनको अच्छे खुशखबरियाँ मिल रही हैं। चाइना में उन्होंने 3-4 दौरे किए हैं। चाइना से भी बड़े हौसला अफजा हमें मालूमात मिली है, कमिटमेंट मिली है। चाइना का एक वक्त अभी पाकिस्तान का दौरा करके गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तरफ हम मुआशी जिन्नों को काबू कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। तो इंशाअल्लाह अब वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान तरक्की की शाहराह पर गामजन हो जाएगा और इंशाअल्लाह ये दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की करेगा। जब ये तो मुल्की हालात थे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जनाब वाला, मेरा तल्लुक NA-75 नारवाल शकरगढ़ से है। मैं अपने हलके का मुख्तसर सा तारफ़ कराना चाहता हूँ ताकि हमारे भाइयों को पता चल सके कि NA-75 कहाँ है। जनाब वाला, NA-75
तहसील शकरगढ़ और तहसील जफरवाल पर मुश्तमिल है। तहसील शकरगढ़ पाकिस्तान बनने से पहले ये गुरदासपुर का हिस्सा होती थी। जी, पाकिस्तान बड़ा वाइंड अप कीजिए प्लीज। तो ये ज़िला सियालकोट का हिस्सा बन गई। उसके बाद जफरवाल को अपग्रेड करके तहसील जफरवाल बना दिया गया। तो मैं समझता हूँ कि हमारा इलाका जिसने पाकिस्तान बनाने में, उसके बाद पाकिस्तान को आगे बढ़ने में बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं और हमने इस इलाके में बड़ा टैलेंट पैदा किया है। हम बॉर्डर पर रहकर इंडिया का भी मुकाबला करते हैं, टेंशन से भी मुकाबला करते हैं। तो हमारे इलाके की सबसे बड़ी खसूसियत जो है वो ये है कि पाकिस्तान की पहली शुआ जो है, पहली किरण जो है वो हमारे एक गांव अनायतपुर में पड़ती है। यूं पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम जो है वो शकरगढ़ से, जफरवाल से, NH-75 से तयन होता है। तो जनाब वाला हमारा इलाका बहुत पसमानदा है, बड़ा बैकवर्ड है। तो मैं जनाब वज़ीर आज़म साहब से ये इल्तिजा करूँगा कि हमारे इलाके के लिए स्पेशल इकनॉमिक डेवलपमेंट पैकेज दिया जाए, जिससे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन हो जाए, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेहतर हो जाए और वहाँ पर हमारा जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का सिस्टम वो भी बेहतर किया जाए। इसके साथ में मेरी ये तजवीज़ है कि वहाँ पर एक बड़ा ज़ख़ीरा पानी का कायम किया जाए, एक बड़ा डैम बनाया जाए, जिससे इतनी बिजली पैदा हो जाए कि वो हल्का 75 के लोगों को मुफ्त दी जाए और पूरे सेंट्रल पंजाब को वो सस्ती तरीन दी जाए। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। बहुत मेहरबानी जी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, आपका बहुत